गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 में हमने नदियाँ और झीलें पढ़ी। कल हमने झीलों का महत्व भी देखा। आज है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। झीलों का महत्व या झीलों के लाभ आपने इस पैराग्राफ में देख लिए थे। अब है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। देखो, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदियों का जल क्या है? एक मूल प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है और नदियों का जल अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी अनिवार्य है, जैसे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, नौकायान वगैरह आदि के लिए। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। तो मानवीय क्रियाकलाप प्राचीन समय से ही कहाँ हुए हैं? नदियों के किनारे। हमने ये भी देखा है कि जो हमारी सभ्यताएं विकसित हुई प्राचीन काल में, वो भी जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो आदिवासी यानी बसने वाले जो लोग थे, उन्होंने अधिकतर अपना आवास कहाँ बनाया? नदियों के तट पर। जो गांव पहले छोटे छोटे थे नदियों के तट पर, वो आज जो है बड़े शहरों में बदल चुके हैं। अपने राज्य में भी कई शहर, जैसे चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है, झालावाड़ शहर है, कई शहर जो है नदियों के किनारे बसे हुए हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व अधिक है। ये नदियों का, भारत में नदियों का महत्व है सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत के लिए जो है भारत में नदियाँ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो झीलों का महत्व हो गया, ये नदियों का महत्व हो गया। पीछे प्रश्न भी है, नदियों और झीलों का आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में यही आएंगे, सिंचाई, नौ संचालन वगैरह। तो आप इनका ध्यान रखोगे। महत्व में महत्व आपका ये यहाँ से पूरा आएगा, अधिक महत्व है ये महत्व। नदियों की संरक्षण योजना NRCP, हमारी सरकार ने जो है नदियों के संरक्षण के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए जो है कई योजनाएं चलाई है। उसमें देखो आप, नदी में सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ये जो है एक योजना है गंगा एक्शन प्लान, जो 1985 में चलाई गई गंगा नदी के स्वच्छता के लिए। 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में ही ये 1985 में ये जो गंगा एक्शन प्लान चला। उसके बाद नमामि गंगे, नमामि नर्मदे यानी नदियों की सफाई के लिए ये जो है NRCP में कई योजनाएं लागू हुई। के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो देखो, ये जो है NRCP यानी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, इसका उद्देश्य, NRCP का उद्देश्य क्या है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करे और उनके जल की गुणवत्ता में सुधार करे और छोटी बड़ी नदियों को आपस में जोड़े और भारत में जल की कमी को पूरा करे। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना नदी प्रदूषण। नदियाँ जो प्रदूषित हो रही है, नदी प्रदूषण देखो, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। घरेलू और औद्योगिक कारणों से जो नदी का जल प्रदूषित होता है, इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी जल प्रभावित हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता में, प्रदूषित हो जाता है जब जल, तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा उसका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। दूसरी ओर ये उद्योगों और घरेलू दोनों तरह से जो है नदियाँ प्रभावित होती है।
उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। गंगा का जल जो है 20 किलोमीटर क्षेत्र की गंदगी को तो अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा उसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अब लगातार 20 किलोमीटर तक का तो कर सकता है, लेकिन जो है लगातार हमारा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण इतना बढ़ पा रहा है कि गंगा का जल भी उसकी स्वच्छता यानी बहाकर नहीं ले जा सकता और वो प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा है कौन? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण जो है नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण उनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? तो अभी अपन ने पढ़ा ही है, गंगा को स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, नमामि नर्मदे, इस तरह की जो है योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और नदियों को स्वच्छ किया जाता है। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? नदी का जो प्रदूषित जल है उससे जो है हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उसको पीने से या उसमें कृषि में भी जो है प्रदूषित जल की सिंचाई करने से उसमें उत्पादित होने वाले जो पदार्थ है वो इतने पौष्टिक नहीं होते हैं। पशु पक्षियों के जो द्वारा जो है प्रदूषित जल का उपयोग करने पर जो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करें। आप स्वयं सोचें कि अगर हमारे मानव के जीवन में स्वच्छ जल नहीं होगा तो बिना स्वच्छ जल का हमारा जीवन किस प्रकार का होगा। हम कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमें जो है पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रदूषित जल से जो फल सब्जियां अनाज वगैरह पर उत्पादित किया जाता है वो भी इतना पौष्टिक नहीं होता है। तो हमें जो है स्वच्छ जल की आवश्यकता है, जल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लो एक बार। अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं पूरे, और जो अन्य कार्य दिया गया जैसे आपको वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना करना, प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन, झीलों का महत्व, वो भी आपको करने हैं। अभ्यास प्रश्न में देखो, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। वूलर झील जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? इसमें आएगा सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका उत्तर होगा गोदावरी। आगे देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? ब्रंश घाटी से बहने वाली नदी है तापी। कौन सी? तापी नदी जो है ब्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये आप चारों ऑप्शन लिख के सही उत्तर नीचे लिखोगे। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? जल विभाजक, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक किसे कहते हैं? वह उच्च भूमि या कोई पर्वतीय भाग जो धरातल के जल को 2 भागों में बांट देता है उसे जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक का क्या कार्य है? बहते जल को 2 भागों में बांट देना। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत एक जल विभाजक का कार्य करता है। इसमें हमने पश्चिमी घाट को देखा था कि पश्चिमी घाट एक जल विभाजक है, जिसमें पश्चिमी घाट के इधर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में और पूरब में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य अरावली पर्वत करता है। तो ये लिखोगे आप। भारत में सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? इसका उत्तर होगा गंगा द्रोणी। भारत की सबसे विशाल द्रोणी गंगा द्रोणी है। सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील और गंगा नदी का उद्गम स्थल
गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपके गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला देखो, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसका उत्तर होगा गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। और ये जो है देवप्रयाग में, देवप्रयाग उत्तराखंड में आपस में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, और वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखो, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है। इसका उत्तर होगा कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र की लंबी धारा है, लेकिन वहाँ ढलान नहीं है, ये जो है समतल ऐसे मैदान में बहती है, इसलिए जो है कम अपर्दन होता है वहाँ। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। इसका उत्तर होगा नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है गर्त यानी भ्रंश घाटियों में बहती है, और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कौन सी आकृति बनाती है, ज्वार नदमुख। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व आप बता सकते हो कि नदियों का और झीलों का पानी सिंचाई के में उपयोग लिया जाता है, और विद्युत उत्पादित की जाती है, नौकायान यानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी है, जो पर्यटन से जो आर्थिक महत्व है, पर्यटन भी इसका आर्थिक महत्व है। इस तरह नदियों और झीलों के महत्व के बारे में आप बताओगे। यहाँ तक का आपको होमवर्क भी करना है, पूरे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से। आज का गृह कार्य यही है आपका अभ्यास प्रश्न।